हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 23 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो लास्ट क्वेश्चन लेक्चर में हमारे पास में आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया था, जो कि हमारे पास में डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया था इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में गेट 2021 में। आज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और जो हमारा डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट है आज हम लोग उसको भी डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो अगर मैं बात करूं डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट आखिर होता क्या है, डायगोनलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को या फिर अगर मैं बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। सो डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ए टू अ डायगोनल फॉर्म डी। सो डायगोनल फॉर्म डी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ऑपरेशन लगाते हैं जो कि होता है D इक्वल टू P इनवर्स A इंटू P। सो P क्या है हमारे पास में, मॉडल मैट्रिक्स है जो कि आइगन वेक्टर्स के थ्रू फॉर्म होता है। D क्या है हमारे पास में, डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि आइगन वैल्यूज के थ्रू फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है जस्ट हम लोग देखेंगे। सो सपोज करिए मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल में हम एलिमेंट्स को नहीं ले रहे हैं, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। सपोज करिए हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए जो कि 2x2 है। उसके एलिमेंट्स को मैंने जस्ट आपको डैश लाइन से शो किया है, ठीक है। 2x2 का हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वैल्यूज को हम मान लेते हैं। सपोज करिए कि इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में λ1 एंड λ2 है, ठीक है। सो इस λ1 के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा और इस λ2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक आइगन वेक्टर होगा। सो अगर मैं बात करूं आइगन वेक्टर्स की, तो इस λ1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम मान लेते हैं कि x1 y1 है और λ2 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है हमारे पास में x2 y2 है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं हमारे पास में इस केस के लिए जो हमने यहां पर a लिखा है, हमारे पास में p क्या होगा, p विल बी इक्वल टू आइगन वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, इस आइगन वेक्टर्स को हम यहां पर प्लेस करेंगे। दैट मींस आइगन वेक्टर्स को हम मॉडल मैट्रिक्स में रखेंगे। तो होगा हमारे पास में x1 y1 x2 y2। सो p क्या होता है, एक मॉडल मैट्रिक्स होता है जो कि फॉर्म होता है आइगन वेक्टर्स के थ्रू। और हमारे पास में जो D है वो कैसे फॉर्म होगा हमारे पास में, बाय प्लेसिंग द आइगन वैल्यूज इन द डायगोनल फॉर्म, ठीक है। हमने λ1 को सबसे पहले रखा है, इस वजह से हमने यहां पर जो पहला आइगन वेक्टर लिखा है वो λ1 के कोरस्पॉन्डिंग लिखा है। और जो हमारे पास में सेकंड वेक्टर है आइगन वेक्टर x2 y2 है जो कि λ2 के कोरस्पॉन्डिंग है। सो अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ λ2 लिखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x2 y2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने λ1 लिखा है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर x1 y1 लिखा है जो कि λ1 की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं विथ एग्जांपल, जिसके थ्रू आपको ये जो पूरा डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आइए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम क्या करते हैं, इस डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है और हमसे बोला गया है फाइंड द डायगोनल फॉर्म D एंड सो दैट D इक्वल टू P इनवर्स A इंटू P। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स A के आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं। सो आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम करते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या हो जाएगा, λ1 प्लस λ2। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 5 - 2 आ जाएगा। सो λ1 प्लस λ2 विल बी इक्वल टू 3। और अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करूं जो कि होता है हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास में, -10 प्लस 12 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज λ1 इंटू λ2। सो यहां पर आएगा हमारे पास में λ1 इंटू λ2 इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास में एक दूसरा कंडीशन आ गया। दो कंडीशन आ गई हमारे पास में, λ1 इंटू λ2 इक्वल टू 2 है और λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 3 है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको λ1 की वैल्यू मिल जाएगी और λ2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो λ1 और λ2 की वैल्यू क्या क्या होगी हमारे पास में, 2 और 1 हो जाएगा। देखिए अगर मैं λ1 और λ2 की वैल्यूज को 2 1 या फिर 1 2 अगर मैं पुट करूंगा तो हमारे पास में दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारे पास में आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 2 and 1, ठीक है। सो आइगन वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आइगन वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे λ1 के करस्पॉन्डिंग एंड λ2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं चाहूं डायगोनल फॉर्म डी लिखना तो मैं यहां से भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, हमारे पास में आइगन वैल्यूज क्या आ गई है, आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास में 1 and 2, ठीक है। λ1 λ2 आ गए हमारे पास में 1 and 2। सो अगर मैं बात करूं डायगोनल फॉर्म डी की तो मैं यहां से भी डायगोनल फॉर्म डी लिख सकता हूं बाय प्लेसिंग द आइगन वैल्यूज इन द डायगोनल फॉर्म। ये हमारे पास में डी हो जाएगा। ये जो डी आया हमारे पास में इसको हम P इनवर्स A इंटू पी उसका भी यूज करके डायगोनल फॉर्म डी को ला सकते हैं। कैसे लाएंगे उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास में, हमने क्या किया, आइगन वैल्यूज को निकाला और उसको डायगोनल फॉर्म डी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया जो कि हमारे पास में क्या होगा, उस मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म होगा। बट सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, D इक्वल टू होता है हमारे पास में P इनवर्स A इंटू पी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस मेथड के थ्रू नहीं करेंगे, अगर हम यहां से करते हैं P इनवर्स A इंटू पी के थ्रू अगर करना चाहते हैं राइट हैंड साइड का यूज करके, तो भी हमारे पास में सेम रिजल्ट आएगा। देखिए कैसा आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, P जो है वो क्या है, आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका इनवर्स करना पड़ेगा और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A के साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, λ1 के करस्पॉन्डिंग और λ2 के करस्पॉन्डिंग। सो Ax इक्वल टू λx होता है। सो फॉर λ इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम फाइंड आउट करें कि हमारे पास में आइगन वेक्टर क्या होगा, सो फॉर λ इक्वल टू 1 आइगन वेक्टर हमारे पास में कैसे निकालेंगे, हम A की वैल्यू को रखेंगे जो कि हमारे पास में मैट्रिक्स है A 5 2 -6 -2। हम मान लेते हैं आइगन वेक्टर की वैल्यू को A B, लैम्डा हमारे पास में क्या है 1 के करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं। सो हमने यहां रखा 1 और यहां रख दिया हमने A B। सो यहां पर हमारे पास में इक्वेशन आएगा 5A - 6B इक्वल टू A और आएगा हमारे पास में 2A - 2B इक्वल टू B। जैसे ही आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैं यहीं पर अगर इसको कंटिन्यू करूं यहां से, तो हमारे पास में आ जाएगा 5A - A विच विल बी इक्वल टू 4A इक्वल टू 6B। सो A अपॉन B का रेशियो हमारे पास में क्या होना चाहिए, 3:2। सो आइगन वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 लिख सकते हैं। सो लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 3 and 2, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 वी कैन यूज Ax इक्वल टू लैम्डा x, जहां पर कि हमारे पास में A जो मैट्रिक्स है वो क्या है 5 2 -6 -2। आइगन वेक्टर x हम मान लेते हैं A B, लैम्डा की वैल्यू 2 हम रख दे रहे हैं। सो x हमारे पास में है A B। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 5A - 6B इक्वल टू 2 इंटू A। सिमिलरली रो इंटू कॉलम करेंगे
सो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू 2 इंटू बी। ठीक है, जैसे ही हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ही सॉल्व कर दूं तो हमारे पास में आ जाएगा 3a इक्वल टू 6b। सो a अपॉन b का रेशियो आ जाना चाहिए हमारे पास में 2 1, तो हमारे पास में आइगन वेक्टर निकल करके आ जाएगा हमारे पास में 2 1। ठीक है, सो फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 आइगन वेक्टर हमारे पास में क्या आ रहा है 2, 1 एंड फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 हमारे पास में आइगन वेक्टर क्या आया था 3 2 आया था। ठीक है, सो अगर हम लोग अप्लाई कर दें, हम क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज d इक्वल टू क्या था हमारे पास में p इनवर्स a p। p हमारे पास में क्या है, p हमारे पास में मॉडल मैट्रिक्स है, p हमारे पास में मॉडल मैट्रिक्स है जो कि फॉर्म होगा आइगन वेक्टर्स के थ्रू। तो आइगन वेक्टर हमारे पास में क्या है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या था हमारे पास में 3 2 3 2। ठीक है, और हमारे पास में 2 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है 2 1। ठीक है, और इसका अगर हम इनवर्स निकालना है, p इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो p इनवर्स वुड बी 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, और जो हमारे पास में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करते हैं, और 1 अपॉन डिटरमिनेंट होता है उसका, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या आएगा हमारे पास में 1 अपॉन -1 आ जाएगा डिटरमिनेंट, 3 - 4 डिटरमिनेंट -1। सो p इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 -2, सॉरी 1 + 2 माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -3 आ जाएगा। इस -1 को हमने इनसाइड लेके चले गए मैट्रिक्स के, तो हमारे पास p इनवर्स आ गया -1 2 2 और यहाँ पर -3। सो हमारे पास में p आ गया है, p इनवर्स आ गया है, a हमारे पास में ऑलरेडी है, तो हमें d मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, p को हम यहाँ पर रख देते हैं, p हमारे पास में क्या है, सॉरी p इनवर्स हमारे पास में -1 2 -1 2 2 -3। a हमारे पास में क्या था, a हमारे पास में था 5 2 -6 -2, और हमारे पास में p क्या था, p हमारे पास में है 3 2 2 1 3 2 2 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यहां पर आ जाएगा हमारे पास में -5 और +4 विच इज -1। हमारे पास में यहाँ पे आएगा 6 - 4। ठीक है, 6 - 4 विल बी 2, 5 दूनी 10, 10 में से 6 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास में 4 -12 और +6 -6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में किससे, 3 2 2 1। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां हमारे पास में आएगा -1 × 3 -3 और +4, तो हमारे पास में आ गया 1। यहां करेंगे हमारे पास -2 2 0 12 और 12 0 8 -6 2। सो यहां हमारे पास में आ गया d इक्वल टू आ गया 1 0 0 2। दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट में हमारे पास में क्या आइगन वैल्यूज है, जो कि किसकी आइगन वैल्यूज है, a की। सो हम यहां पे बोल सकते हैं जो हमारे पास में रिलेशन था, दैट इज रिलेशन हमारे पास में क्या था, d इक्वल टू p इनवर्स a इंटू p। अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दैट इज p इनवर्स a इंटू p। p मॉडल मैट्रिक्स है, a हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स है, और मॉडल मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स करेंगे और तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डायगोनल फॉर्म मिलेगा। वो भी किसका डायगोनल फॉर्म, a मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म मिलेगा, जो कि हम एज इट इज बिना इसको सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं। कैसे, बाय फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज ऑफ a एंड पुटिंग देम
इन द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्रूफ करके देख लिया कि जो हमारे पास में डायगोनल फॉर्म आता है डी मैट्रिक्स, उसको हम लोग P इनवर्स A इंटू पी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हम क्या करने वाले हैं, डायगोनाइजेशन का जो हमारे पास में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, और जो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं बात करूं डायगोनाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, या फिर मैं बात करूं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम डायगोनाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास में डायगोनाइजेबल है या नहीं है, तो हमारे पास में दो हमारे पास में यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है। फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी डायगोनाइजेबल इट शुड हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल है तो हमारे पास में क्या होगा, उसकी आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये जो कंडीशन है हमारे पास में, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। सो अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास में वो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं जो सेकंड कंडीशन है, दैट इज फॉर अ मैट्रिक्स ए विच इज n क्रॉस n टू बी डायगोनाइजेबल इट शुड हैव n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अगर कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास में है n क्रॉस n का, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसकी आइगन वेक्टर्स हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मींस दैट शुड हैव n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। सपोज इफ वी हैव अ मैट्रिक्स n क्रॉस n और उसकी हमारे पास में जो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होनी चाहिए। सपोज अगर हमारे पास में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वेक्टर्स अगर हमारे पास में 2 आई हैं और वो दोनों ही आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, डायगोनाइजेबल होगा। जैसा कि अभी हमने जस्ट एक लास्ट वाला एग्जांपल में देखा था, अगर हम उसी को चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास में क्या था, मैट्रिक्स हमारे पास में था, जो भी जस्ट हमने एग्जांपल देखा था उसका एलिमेंट्स था 5 2 -6 -2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स ए था, इसकी आइगन वेक्टर्स हमारे पास में क्या आई थी, आइगन वैल्यूज हमारे पास में था λ1 λ2, सो λ1 वाज 1 λ2 वाज 2, λ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर था हमारे पास में आई थिंक 3 2 था, और λ2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या था, 2 1 था, यही था ना। ठीक है, सॉरी, सो ये हमारे पास में आइगन वैल्यूज थे 1 और 2 और आइगन वेक्टर था हमारे पास में 3 2 और 2 1। ठीक है, तो अगर हमें बताना है कि ये दोनों जो आइगन वेक्टर्स आए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने के लिए हमारे पास में दो कंडीशंस हैं। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय दैट टू वेक्टर्स और द नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स, हमारे पास में अगर जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है वो अगर रैंक के बराबर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो वेक्टर्स होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर हमारे पास में ऐसा हो जाए कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल रैंक नहीं आता है तो हम बोलेंगे जो हमारे पास में वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, तो हम इनका क्या करेंगे, इनको एक मैट्रिक्स में डालेंगे और उनका हम रैंक चेक करेंगे कि उनका रैंक क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लीनियरली इंडिपेंडेंट की, तो अगर हमारे पास में रैंक इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेक्टर्स देन वी विल से दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड इफ वी हैव द नंबर ऑफ वेक्टर्स इज नॉट इक्वल टू द रैंक देन व्हाट वी विल से दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने दोनों स्टेटमेंट लिख दिया है। तो हमारे पास में मैट्रिक्स था ए जो कि हमारे पास में था 5 2 -6 एंड 2, जिसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या थी, आइगन वैल्यूज हमारे पास में थी 1 एंड 2। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या था हमारे पास में
3 2 और 2 की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या था हमारे पास में 2 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आइगन वेक्टर्स को चेक करेंगे कि ये हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमारे पास में आइगन वेक्टर को हम क्या करेंगे, दोनों आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स में डालेंगे 3 2। फर्स्ट वाला आइगन वेक्टर को हमने डाला यहां पर, सेकेंड वाला जो आइगन वेक्टर है 2 1 उसको भी हम यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे निकालते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक्लियन फॉर्म का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 को मैं क्या कर रहा हूं, R1 गोज टू R1 डिवाइडेड बाई 3 कर दे रहा हूं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 2/3 आ जाएगा और सेकेंड वाला रो एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, R2 गोज टू R2 माइनस 2 R1 कर दे रहा हूं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आएगा 1, यहां पे 0, यहां पर 2/3 और यहां पर आएगा हमारे पास में 1 माइनस 2 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3। सो आएगा हमारे पास में माइनस 1/3। तो हमारे पास में रैंक क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास में क्या आ गया 2। सो रैंक विल बी इक्वल टू 2। सो व्हाट वी कैन से, रैंक इक्वल टू 2। और नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर है ये वाला और दूसरा वेक्टर है ये वाला। सो नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे 2। नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे 2। सो रैंक भी 2 आया, नंबर ऑफ वेक्टर्स भी 2 है। सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो रैंक हमारे पास में नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो हमारे पास में मैट्रिक्स था, उसकी आइगन वैल्यूज थी 1 और 2, उसके आइगन वेक्टर हमारे पास में 2 थे। दोनों आइगन वेक्टर हमारे पास में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो हमारे पास में यहां पर क्या था, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था और उसके हमारे पास में जो इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आए हैं वो क्या है 2। सो 2 क्रॉस का 2 मैट्रिक्स हमने लिया था, उसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए थे फॉर अ मैट्रिक्स टू बी डायगोनलाइजेबल। और हमारे पास में यहां पर कितना आया है, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आया है। सो दैट्स व्हाई ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल है और उसको हम लोग डायगोनलाइज कर सकते हैं। सो इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को भी यहां पर अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है हमारे पास में, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स a particular eigenvalue repeats। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास में जो एग्जांपल था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइगनवैल्यू रिपीट्स। कोई एक पर्टिकुलर आइगनवैल्यू कितनी बार रिपीट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइगनवैल्यू। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास में जो मैट्रिक्स था वो क्या था, हमने लिया था मैट्रिक्स 5 2 -6 -2। ठीक है, हमारे पास में मैट्रिक्स था 5 2 -6 -2। इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या क्या आई थी, आइगन वैल्यूज हमारे पास में आई थी 1 और 2 आई थी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू, सो जो आइगन वैल्यू 1 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिंगल टाइम्स हो रहा है, अकर हो रहा है। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर
लैम्डा इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 1। जो हमारे पास में आइगन वैल्यू 1 है वो सिर्फ एक बार अकर हो रहा है, तो दैट्स व्हाई अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू 1। और जो आइगन वैल्यू 2 है वो भी हमारे पास में क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल टाइम अकर हो रहा है, दैट्स व्हाई अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 1। हमें क्या देखना है कि कोई एक पार्टिकुलर आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है। तुम्हारे पास में जो आइगन वैल्यू 1 थी वो सिंगल टाइम आ रहा था, और जो आइगन वैल्यू 2 है वो भी क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही बार अकर हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू 1 एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 विल आल्सो बी इक्वल टू 1। ठीक है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की अगर मैं बात करूं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है हमारे पास में, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स या फिर हमारे पास में मैं बोल देता हूं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। यहां पे मैक्सिमम नहीं होगा, सॉरी। सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स क्या कहलाता है हमारे पास में, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। कि हमारे पास में कोई अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसके हमारे पास में आइगन वेक्टर्स जो है वो कितने आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो क्या कहलाता है, उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। ठीक है। और अगर हमारे पास में मैं बोलूं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी GM फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i। ये हमारे पास में एक रिलेशन होता है जो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और रैंक के बीच में होता है। ठीक है। सो इसका हम लोग यूज करेंगे, जो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं गेट के उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका भी यूज करेंगे और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का भी यूज करेंगे। ठीक है। सो आई होप ये जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में गेट 2021 के पेपर में पूछा गया था इंजीनियरिंग साइंस के। सो ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2021 के पेपर में, XC के पेपर में, दैट इज इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में 2 मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो कि हमारे पास में डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट I denotes the identity matrix of order 7 and A be a 7 cross 7 real matrix। हमारे पास में क्या है, एक A गिवन है जो कि क्या है 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल CA, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि लैम्डा के टर्म में गिवन है वो है हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 रेज टू द पावर अल्फा इनटू लैम्डा प्लस 2 रेज टू द पावर बीटा। ठीक है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव इंटीजर्स इफ A इज डायगोनलाइजेबल। हमारे पास में A कब डायगोनलाइजेबल होगा, जब हमारे पास में उसके पास हमारे पास में A क्या है 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है, then that means it should have n linearly independent eigen vectors। हमारे पास में n यहां पर क्या है 7 है, that means it should have 7 linearly independent eigen vectors। सो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। ठीक है। एंड रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस 2i हमारे पास में गिवन है, ये हमसे पूछा गया है, then the rank of A minus I will be what। ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A जो कि 7 क्रॉस 7 है, हमारे पास में उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, और हमारे पास में क्या गिवन है कि A जो मैट्रिक्स है वो क्या है डायगोनलाइजेबल है, और हमारे पास में बोला गया रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस 2i। हमसे पूछा गया है रैंक ऑफ A माइनस I क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास में ये अल्फा और बीटा हमारे पास में गिवन नहीं है, ठीक है, तो बट फिर भी हमारे पास में यहाँ पर जो लैम्डा स्क्वायर है, यहां से मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स A है उसकी 7 आइगन वैल्यूज होंगी,
जिस आइगन वैल्यूज में से जो हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 00 होगा। यहां से क्या आएगा हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 1, बट ये अल्फा जो हमारे पास में है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। सो यहां पर हम क्या करेंगे, एक अल्फा लगा देते हैं। यहां पर हमारे पास में क्या है, लैम्डा इक्वल टू -2 है, बट ये कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें नहीं पता, दैट मीन्स उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें नहीं पता है, ठीक है। बट हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 0 की हमारे पास में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें पता है कि वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उसकी डायगोनल मैट्रिक्स डी के बारे में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, जो उसका डायगोनल फॉर्म होगा डी, जिसकी 7 आइगन वैल्यूज होंगी, वो कुछ ऐसी होंगी 1 2 3 4 5 6 7। इस पूरे डायगोनल एलिमेंट में हमारे पास में क्या होगा, उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। जो डी होगा, क्योंकि हमारे पास में डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स है, जो हमारे पास में डी क्या होता है, डायगोनल फॉर्म होता है उस मैट्रिक्स का, और डी में हमारे पास में क्या होता है, उसकी आइगन वैल्यूज होती है। तो आइगन वैल्यूज में हमारे पास में ये 2 0 तो होंगे, कहीं भी आप 0 रख दीजिए, ये 2 0 तो होंगे डायगोनल एलिमेंट में। बाकी के एलिमेंट्स हमारे पास में 1 और 2 का क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज उस पर कितना पावर है वो तो हमें नहीं पता। -2 पे कितना पावर है हमें वो भी नहीं पता। कि जो हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू -2 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें नहीं पता है, और लैम्डा इक्वल टू 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है ये भी हमें नहीं पता। बट हमें ये पता है कि 2 जो हमारे पास में आइगन वैल्यू है वो तो 0 है। दैट मीन्स हमारे पास में सिर्फ डी में क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ हमारे पास में डायगोनल फॉर्म होगा डी का। तो हम बोल सकते हैं कि इसका रैंक जो होगा वो हमारे पास में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या होगा, 5। सो रैंक वुड बी इक्वल टू 5। कैसे बोला मैंने रैंक, किसका रैंक, रैंक ऑफ ए वुड बी 5, रैंक ऑफ ए वुड बी 5। कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बोला कि हमारे पास में जो 7x7 मैट्रिक्स है उसके कितने हमारे पास में आइगन वैल्यूज होंगे, 7 आइगन वैल्यूज होंगे। उस 7 आइगन वैल्यूज में से जो लैम्डा इक्वल टू 0 है वो 2 बार रिपीट होगा। कैसे 2 बार रिपीट होगा, जो हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर है वहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 0 0 2 टाइम्स, ठीक है। बट द लैम्डा इक्वल टू 1 वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। और लैम्डा इक्वल टू -2 वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी हमें नहीं पता है। हमारे पास में पता क्या है हमें, लैम्डा इक्वल टू 00, जो लैम्डा 0 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो डायगोनल फॉर्म होगा डी का, डी में हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में रखते हैं। तो हमने क्या किया, जो 2 हमारे पास में 0 आइगन वैल्यूज आ रहे थे उसको हमने डायगोनल में 0 रख दिया, और बाकी भी जो हमारे पास में 1 और 2 होगा वो यहां पर होगा, इन वाले प्लेसेस पे होगा, 1 और 2 होगा। दैट्स व्हाई ये जो एलिमेंट, ये जो हमारे पास में रोज होंगे वो नॉन जीरो होंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रैंक देगा। सो रैंक ऑफ ए वुड बी 5। यहां तक तो आई थिंक क्लियर होगा, रैंक ऑफ ए 5 ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास में बोला गया रैंक ए इक्वल टू क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस 2i। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 5 है हमारे पास में। हमने बोला रैंक ए का कितना होगा, 5 होगा, विच विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस 2i। यहां पर हमारे पास में गिवन है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस 2i। ये कंडीशन हम यूज करेंगे, और हमारे पास में जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, उसको हम लोग यूज करके फर्दर सॉल्व करेंगे। सो हमने क्या देखा कि हमारे पास में जो रैंक ऑफ ए वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और रैंक ऑफ ए प्लस 2i जो है रैंक ऑफ ए के बराबर है। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस 2i। तो हमने लिख दिया रैंक ऑफ ए इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस 2i। सो अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस
रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। जस्ट अभी हमने देखा था ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के केस में कि हम क्या लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। लैम्डा हमारे पास में क्या है, -2, तो हम लैम्डा की जगह पे क्या लिख देंगे, -2 रख देंगे। एन हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में ऑर्डर है मैट्रिक्स का, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच इज इक्वल टू 7। ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स का क्या है, 7 क्रॉस 7 माइनस रैंक ऑफ ए। लैम्डा की जगह पर हम क्या रखेंगे, -2, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 7 माइनस रैंक ऑफ ए प्लस 2i। हमारे पास में क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस 2i हमारे पास में 5 है, सो वी विल पुट 5। सो हमारे पास में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे फॉर लैम्डा इक्वल टू -2। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें क्या बताता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें यह बताता है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए हमारे पास में क्या है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। सो हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, और हमारे पास में यहां क्या बोला गया है कि ए डायगोनलाइजेबल है। अगर ए डायगोनलाइजेबल है दैट मींस इट शुड हैव एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ए हमारे पास में क्या है, 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है, दैट मींस अगर ये डायगोनलाइजेबल है, अगर ये डायगोनलाइजेबल है देन it should have n linearly independent eigenvectors n हमारे पास में क्या है, 7 है, 7 क्रॉस 7, दैट मीन्स इट शुड हैव 7 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर्स। ठीक है, सो हमारे पास में जो 2 अल्फा एंड बीटा यहां पर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास में, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 7। दैट मीन्स जो हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 0 है उसके लिए दो आइगन वेक्टर्स आएंगे। लैम्डा इक्वल टू 0 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए दो आइगन वेक्टर्स आएंगे, दोनों ही क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो हमने लिख दिया फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 जो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे वो होंगे 2, और हमारे पास में फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 जो हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए जो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे हमारे पास में वो हो गया यहाँ पर 2। बीटा की जगह पर हमने 2 रख दिया, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास में यहां से अल्फा निकल करके आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। हमने यहां पर क्या किया है, ए डायगोनलाइजेबल है, दैट मीन्स उसके पास में 7 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। ये हमारे पास में कंडीशन जस्ट अभी मैंने बताया था कि अ मैट्रिक्स टू बी डायगोनलाइजेबल इट शुड हैव n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। हमारे पास में n यहां पर क्या है, 7 है। सो अगर मैं बोल रहा हूं कि n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं उसके पास में A मैट्रिक्स के पास, तो हमारे पास में ये जो लैम्डा इक्वल टू 0 है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसके दो आइगन वेक्टर्स होंगे, दोनों ही क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और हमारे पास में अगर मैंने निकाला है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू -2, वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मीन्स फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 हमारे पास में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। सो 2 + 2 इज 4। तो अल्फा जो होगा हमारे पास में, जो कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, 3। तो हमने वही निकाला है, अल्फा विल बी इक्वल टू 3। दैट मीन्स फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज या फिर द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। हम क्या करेंगे, जस्ट रैंक ऑफ a माइनस आई निकालेंगे। सो हमने यहां पर क्या किया, हमने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाला लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए। हमारे पास में ऑलरेडी दो आइगन वेक्टर्स हमें
मिलेंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 हमारे पास में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने निकाला 2 आया, और उसका यूज करके हमने क्या किया, जो अल्फा थी, जो हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बनेंगे वो हमने निकाला, दैट वाज 3। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 हम निकालेंगे, दैट इज n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो हमारे पास में क्या आएगा, n क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, दैट इज ऑर्डर है जो कि 7 क्रॉस 7 है, माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, सॉरी यहां पर हमारे पास में लैम्डा इक्वल टू 1 होगा। सो लैम्डा की जगह पर जैसे ही 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, a माइनस आई आएगा, यही हमें निकालना है, रैंक ऑफ a माइनस आई। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए क्या आया था हमारे पास में, 3 आया था, दैट वाज अल्फा वाज 3। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 हमारे पास हमने क्या निकाला था, अल्फा वाज 3। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए 3 आई थी हमारे पास में। सो हम यहां से सॉल्व करेंगे रैंक ऑफ a माइनस आई के लिए, सो विच विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। सो हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, 4। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हमें यहां पर पूछा था रैंक ऑफ a माइनस आई निकालना था। ऑल्दो दिस क्वेश्चन वाज बिट डिफिकल्ट, आई वुड से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ गेट 2021, बट जो क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग था वो डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर था। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनना ना बनना तो वो एग्जाम हॉल पे डिपेंड करता है, आपके जो उस टाइम का प्रेशर है, आपका जो माइंड सेटअप है वो उस 3 आवर में क्या वर्कआउट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट दिस क्वेश्चन वाज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर गेट 2021, बट आई होप मैंने आपको बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनना था वो मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।